Today we are going to start bearing capacity, the fifth unit of geotechnical engineering. In this unit, we are going to study the different types of bearing capacity, the Tarjagi equation of bearing capacity, and the two prominent tests conducted at site to calculate the bearing capacity. One is plate load test and another is standard penetration test. And at the last, we will also understand the basic of earth pressure, that is active earth pressure, passive earth pressure and earth pressure at rest. So, what is bearing capacity? Bearing capacity क्या है? Bearing capacity is nothing. Bearing capacity is the ability of the soil to take the load. मतलब आपके सॉइल, आपकी जो मिट्टी है उसकी कितनी कैपेसिटी है लोड को लेने की क्षमता, उसको बोलते हैं लोग बेयरिंग कैपेसिटी. जैसे वी कैन टेक द लोड अप टू 10 kgs, 20 kgs, 30 kgs, देयर आफ्टर वी विल नॉट बी एबल टू टेक द लोड्स. वैसे ही सारे सॉइल की अलग अलग लोड लेने की क्षमता होती है. उस क्षमता के अनुसार अगर उससे ज़्यादा हमने लोड डाल दिया तो वो सॉइल जो है फेल कर जाएगा. सॉइल फेल करने का मतलब है वो स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, और स्ट्रक्चर फेल कर गया तो देयर विल बी ग्रेट लॉस. विल स्टडी कितने तरह से फेल्यूर होती है सॉइल की इन द सब्सिक्वेंट unit. Now take an example. मान लीजिए ये जो मैं कर्सर शो कर रहा हूँ ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल के नीचे फाउंडेशन था, इसकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF है और B जो है उसकी बेस विड्थ है. ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका कोई सुपर स्ट्रक्चर होगा. मैं सब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे रिलेवेंस में सब स्ट्रक्चर ही है. नाउ यू सी अकॉर्डिंग टू द बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग यूसेज होता है. नाउ वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी. द फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, वो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या है? The total pressure acting upon the bottom of the foundation is known as gross pressure. Includes the weight of superstructure, the weight of foundation, the dead weight of foundation, the weight of soil above the bottom. कहने का मतलब कि जो फाउंडेशन के बेस पे, मतलब यहाँ पे जो टोटल वेट लोड आ रहा है जिसमें सुपर स्ट्रक्चर से लेके सब स्ट्रक्चर से लेके जो सॉइल का वेट है, जो भी इसके ऊपर यहाँ इस बॉटम के ऊपर आ रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. हमेशा याद रखिए, ठीक है. अब उसी के बाद आता है कि व्हाट इज नेट प्रेशर इंटेंसिटी. तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है? जो आपकी जो टोटल ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी है उसमें माइनस कर देंगे ये जो ओवरबर्डन था, मतलब जिसको आपने एक्सकेवेट करके निकाला, मतलब DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इनटू गामा यूनिट वेट इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. तो ग्रॉस प्रेशर में जब टोटल हम गामा DF उसको बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर, जब घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रेशर. उसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रेशर. ओके. नाउ द थर्ड वन इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जिसको हम लोग QU से एक्चुअली डिनोट करते हैं, और जो हम डिज़ाइन में भी जो बियरिंग कैपेसिटी लेते हैं वो QU ही लेते हैं. तो ये जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो होता है जो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स इन शियर. इसका मतलब है कि कितना मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर वो सह सकता है. कब तक? जब तक सॉइल शियर में फेल ना करे. मतलब
मैक्सिमम जितना सह सकता है। इससे ज़्यादा जैसे ग्रॉस प्रेशर आया वो जो है सॉइल जो है शियर में फेल कर जाएगा, स्ट्रक्चर जो है शियर में फेल कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब एक ऐसा ग्रॉस इंटेंसिटी जिसके बाद अगर बढ़ा प्रेशर तो वो जो सॉइल है वो फेल कर जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं क्यू एन यू से, सबस्क्रिप्ट में है एन यू, क्यू अल्टीमेट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन सो दैट सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर फेलिंग इन शियर। मतलब कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी था वो बोलता था कि कितना ग्रॉस प्रेशर लग रहा है बिफोर शियर फेल्यूर, और जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो बोल रहा है कि कितना नेट प्रेशर लग रहा है बिफोर शियर फेल्यूर। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वो होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जो जस्ट हमने ऊपर निकाला, माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर क्या है? जितना डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है इनटू उसका यूनिट वेट, गामा इनटू डीएफ। तो ये है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एन यू। नाउ यू सी द फिफ्थ वन इज नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू सबस्क्रिप्ट में एन एस है, याद रखिएगा, क्यू एन एस, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ द लोड दैट द सॉइल कैन सिंपली सपोर्ट विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेल्यूर। मतलब ये मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोड ले वह लोड जिस पे सॉइल का कोई रिस्क ना हो कि वो शियर फेल्यूर करे। मतलब जो आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आया उसमें भी कुछ आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दीजिए, तो वो जो उसके बाद जो बियरिंग कैपेसिटी आता है उसको बोलते हैं आप क्यू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इसको आप लिखते हैं क्यू एन एस। मतलब जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऊपर आया था उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए तो और कम हो जाएगा। मान लीजिए 200 आया था हमारा नेट अल्टीमेट, अब आप ले लीजिए 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपका नेट सेफ कितना आया? 100 हो गया। मतलब अब चांसेस है कि बहुत कम चांसेस है कि शियर में फेल करेगा। तो यही होता है क्यू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली लाइज बिटवीन 2.5 to 3। आई एम सेइंग जनरली, इट मीन्स कि जरूरी नहीं कहीं पे 2 आ गया तो वो गलत होगा। इन जनरल जो है कि थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा के रखते हैं, 2.5 से 3 के बीच रखते हैं। तो ये इन जनरल कंसिडरेशन है। ओके, कोई स्टीडी फास्ट कुछ नहीं है कि आपको एकदम 2.5 से 2.99 तक लेना है, ऐसा नहीं है। बट इन जनरल इनकी रेंज यही होती है। नाउ द सिक्स्थ वन इज ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ द लोड दैट द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट द रिस्क ऑफ शियर फेल्यूर। कितना मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ये ले सकता है ताकि सॉइल जो है शियर फेल्योर का चांस सॉइल में ना हो। तो वो जो उसी को बोलते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एस। जो क्यू एस होता है वो होता है क्यू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपॉन गामा डी एफ, मतलब ओवरबर्डन प्रेशर। अब जो ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इसको अपन ने लिख दिया था क्यू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एन एस लिखा था। तो आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी को लिख सकते हैं कि क्यू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी एफ। ठीक है, क्योंकि नेट सेफ बियरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या था? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ से आपने देख लिया। नाउ we will move to 7th definition. What is safe bearing? Pressure. Now understand, it is pressure, not capacity. So there will be some difference. The difference is it is the maximum net intensity of the load that can be allowed on the soil such that settlement does not exceeds permissible value. कहने का मतलब ये है कि कितना नेट इंटेंसिटी
सॉइल पे हमको अलाउ करना चाहिए ताकि सेटलमेंट डज नॉट एक्सीड्स इज परमिसिबल वैल्यू। सेटलमेंट मतलब नीचे की तरफ वर्टिकल सेटलमेंट, अपने परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा सेटल ना करें। तो एक चीज़ आप समझिए, जो फाउंडेशन का फेल्योर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का फेल्योर होता है, वो दो तरह से होता है। फाउंडेशन का फेल्योर, पहला फेल्योर होता है कि वो शियर कर जाए, मतलब स्लाइड कर जाए, ओवरटर्न कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शियर फेल्योर। दूसरा फेल्योर होता है कि अपने स्ट्रक्चर बनाए और वो सेटल कर जाए, अंदर चला जाए। तो जब एक लिमिट से ज़्यादा सेटल कर जाएगा तब भी वो फेल हो जाए। तो सिर्फ शियर में फेल नहीं होता फाउंडेशन, शियर के साथ आपका सेटलमेंट में भी फेल होता है। तो हम लोगों को दोनों कंडीशंस को देखना पड़ता है कि सॉइल जो है शियर में ना फेल करे और सॉइल का एक्सेसिव सेटलमेंट भी ना हो। ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, स्ट्रक्चर क्रैक हो जाएगा, ऐसे भी फिर स्ट्रक्चर जो है वो फेल कर जाएगा। तो वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड। उसी के बेसिस पे सेफ बियरिंग प्रेशर को डिफाइन किया गया था, ठीक है, कि इतना नेट इंटेंसिटी ऑफ लोड लगाना चाहिए फाउंडेशन पे ताकि सेटलमेंट उसकी परमिसिबल वैल्यू को ना एक्सीड करे। मान लीजिए कि 40 mm परमिसिबल सेटलमेंट था और आपने स्ट्रक्चर बनाया और वो 1 मीटर सेटल कर गया, इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर ऐसे ही फेल हो गया। हो गया मतलब एक तो सेटलमेंट हो गया, आपको दिखेगा भी, क्रैक्स आ जाएंगे, वाइडन अप हो जाएगा, फ्रैक्चर, पूरे बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक हो जाएंगे, तो कभी भी कोलैप्स होने का डर लगेगा आपको। तो उस तरह से भी आप फिजिकली भी उस फेल्योर को देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। अब ये जो अलाउएबल कंसेप्ट है ना, तो इसमें दोनों चीज़ आता है, शियर भी आता है और सेटलमेंट भी आता है। मतलब कि ये दोनों मद्देनज़र, दोनों फैक्टर्स, जो एक सेटलमेंट क्राइटेरिया फैक्टर्स था उसको भी ये अपने पॉइंट में लेता है, प्लस जो शेयर क्राइटेरिया था उसको भी अपने पॉइंट में लेता है। मतलब इसको अपने क्लॉज में जोड़ता है। कैसे क्लॉज में जोड़ रहा है देखिए, इट इज़ द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ द लोड दैट कैन बी अलाउड सच दैट नाइदर सॉइल फेल्स इन शियर नॉर द सेटलमेंट एक्सीड्स इट्स परमिसिबल वैल्यू। इसका मतलब है कि इतना नेट इंटेंसिटी लोड किसी स्ट्रक्चर पे किसी सॉइल पे आप लगाइए जिससे ना सॉइल शियर में फेल हो, ना वो ओवरटर्न हो या शियर स्लाइड हो, और ना ही उसकी एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाए। मतलब दोनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर दे। तो ये जो मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी है उसी को बोलेंगे हम लोग अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। मतलब इतना प्रेशर आप उसको दें ताकि वो आपका शियर क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे, प्लस वो सेटलमेंट क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे। नाउ यू सी, आपको हमने बताया था कि बेसिकली देयर आर 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ फेल्योर ऑफ 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ फेल्योर है किसी भी स्ट्रक्चर का। मतलब शियर फेल्योर जो होता है वो मिनिमम 3 तरह से होते हैं। ये जो 3 तरह से फेल्योर हमने फॉर्म्स को बांटा है, हमने उस फैक्टर को लेके बांटा है कि उसके फेल्योर पैटर्न के हिसाब से कि किस तरह से वो फेल हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर जब आपने सॉइल पे बनाया तो हो सकता है कि उसकी फेल्योर पैटर्न एक जगह अलग हो, दूसरे जगह जो मान लीजिए कहीं पे फेल्योर हुआ है शियर फेल्योर, उसकी पैटर्न अलग हो, तीसरे जगह आपने बनाया है सी जोन में, उसका कोई पैटर्न हो, तो उसका फेल्योर का पैटर्न कुछ और हो। तो इट मीन्स दैट एट डिफरेंट प्लेसेस देयर विल बी चांसेस दैट देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शियर फेल्योर। अलग अलग जगह पे अलग अलग शियर फेल्योर्स के चांसेस हो सकते हैं। नाउ सी व्हाट आर द 3 मोड्स। तो ये जो पहला मोड है उसको कहते हैं हम लोग जनरल शियर फेल्योर मोड। ये वाला मोड, फर्स्ट मोड। आई एम मूविंग माई कर्सर, यू सी।
जनरल शियर फेल्योर मोड जो होता है वो बेसिकली मीडियम टू डेंस सैंड मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है। दूसरा, यह जनरल शियर फेल्योर जो होता है ये शैलो फाउंडेशन मतलब जो ज़्यादा बड़ा फाउंडेशन फुटिंग ना हो, मतलब जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ ऑफ बॉटम विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम हो, उस केस में ये जनरल शियर फेल्योर होता है। तो दो चीज़ आपने ध्यान रखा, पहला कि ये मीडियम टू डेंस एंड या कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, दूसरा कि ये शैलो फाउंडेशन में जनरल शियर फेल्योर होता है। नाउ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, एक्चुअली इस आपके इस पीडीएफ में जो प्रिंसिपल मोड्स ऑफ फेल्योर को अच्छे से इलस्ट्रेट नहीं किया गया है, आप लोग बुक से उसको इलस्ट्रेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ मोड्स ऑफ फेल्योर था नहीं, तो इसीलिए इस तरह से इलस्ट्रेशन नहीं किया गया है। बट मैं अभी समझा दे रहा हूँ, आप नोट से उसको लिख सकते हैं। तो जनरल शियर फेल्योर में कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जो है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, ये सेटल तो करेगा लेकिन सेटल के साथ ये ओवरटर्न भी होता है, मतलब ये इस तरह से किसी एक साइड टिल्टिंग भी होगा इसका। तो जनरल शियर फेल्योर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि अलॉन्ग विथ स्मॉल सेटलमेंट इट हैज़ इनहेरेंट कैरेक्टर कि वो टिल्ट करेगा किसी की तरफ, किसी अबाउट, तो ये मुड़ जाएगा, टिल्ट करेगा। मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसा है वो टिल्ट कर गया, मतलब वो जनरल शियर फेल्योर का केस है। दूसरा क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो इसका फेल्योर इन्वेलप है, आपको जो नीचे करके मार्क किया हुआ 2 लीफ, वो देखिए वो आपका ग्राउंड लेवल तक पहुँच गया, मतलब मिट्टी का जो फेल्योर इन्वेलप है वो आपका ग्राउंड लेवल तक पहुँच गया है। मतलब जब आप शियर फेल्योर होगा तो इस फेल्योर में आपको दिखेगा फेल्योर इन्वेलप नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आ गया है, और जो ये ग्राउंड लेवल का जो मिट्टी है वो भी उखड़ जाता है, हीविंग इसको बोलते हैं, हीविंग, HEAVING, हीविंग हो जाता है। तो ये जो मोड है, इस मोड को कहते हैं हम लोग जनरल शियर फेल्योर मोड। ओके, नाउ अब जो ये दूसरा शियर फेल्योर है उसको बोलते हैं लोकल शियर फेल्योर। लोकल शियर फेल्योर ये लूज सैंड और थोड़ा फाइन ग्रेन सॉइल के केस में लोकल शियर फेल्योर होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें टिल्टिंग कम होता है, सेटलमेंट ज़्यादा होता है। ओके, मतलब टिल्ट ना करने की वजह सेटलमेंट इसकी ज़्यादा होगी। और जो इसका फेल्योर इन्वेलप है, फेल्योर सर्कल जो आपको देखिए, ये जो नीचे में आई एम मूविंग माय कर्सर सी, ये जो फेल्योर इन्वेलप है ये ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता। मतलब देखिए यहाँ के बाद डॉट 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 कर दिया, यहाँ के बाद डॉट डॉट, मतलब यहीं तक रहेगा, ये यहीं तक रहेगा, ये यहीं तक रहेगा, ये ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जो ग्राउंड लेवल पे आपको नहीं पता चलेगा उसके फाउंडेशन के बगल में कि कोई मिट्टी उखड़ा है या हीविंग तो नहीं हुआ है, मिट्टी उखड़ के ऊपर तो नहीं आ गया है, जैसे जनरल शियर फेल्योर के केस में था। लोकल शियर फेल्योर के केस में ऐसा हीविंग अप ऑफ सॉइल अराउंड फाउंडेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व। ठीक है, ये लोकल शेयर फेल्योर है, समझ में आ गया। तीसरा जो शेयर फेल्योर है उसको बोलते हैं हम लोग पंचिंग शेयर फेल्योर। ये पंचिंग शेयर फेल्योर, पंच मतलब होता है कि व्हेन यू प्रेस एनीथिंग इट विल गो डाउन, दिस इज कॉल्ड व्हेन यू पुट अ पंच, व्हेन यू पुट अ पंच तो माई हैंड इज मूविंग डाउन। तो दिस सेम फेनोमेना इज विद द पंचिंग शेयर फेल्योर। इन द पंचिंग शेयर फेल्योर देयर विल बी नो टिल्टिंग। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे पंचिंग शेयर फेल्योर जो है वो डीप फाउंडेशन के वाले केस में होता है, जहाँ पे फाउंडेशन की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जैसे पाइल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन। वहाँ पे क्या होता है कि जब लोड आपका एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सीधे कट के, वो पार्ट फाउंडेशन का पार्ट उसके नीचे जो कट के वो सीधे मूव कर जाता है, मतलब पंच कर जाता है डायरेक्ट, और वो नीचे चला आता है, और एक्सेसिव उसका कट के वो नीचे चला गया, एक्सेसिव उसका सेटलमेंट हो गया सीधे। तो ये जो पंचिंग इफेक्ट है इसी को बोलते हैं पंचिंग शियर फेल्योर। तो ये 3 तरह के फेल्योर हैं, यू कैन एनालाइज
आप इन दौरान हमने जो बताया है आप एक एक पॉइंट को करके लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में. यू कैन ऐड एंड यू कैन रीड इन एलैबोरेट वे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ठीक है, तो ये सारे शेयर फेल्योर आपको यू शुड नो. तो आप इसको आराम से पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा अलग अलग. अब नाउ एज पर योर सिलेबस तरजागीज थ्योरम और तरजागीज थ्योरी और बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन वी हैव टू लर्न. मतलब तरजागीज का जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है उनको हमको देखना है. तो आप हमें ये बताइए, जब हमें ये पता चल गया कि शेयर का वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, और उस पर से फाउंडेशन डिज़ाइन नहीं कर पाए स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है कि फेल कर जाए और स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए. तो कोई ऐसा गवर्निंग प्रिंसिपल होगा, कोई इसका गवर्निंग थ्योरी होगा जो हमको बताएगा कि किस तरह से हम जो है डिज़ाइन करेंगे अपने फाउंडेशन को, अपने फुटिंग को, और कैसे हमें पता चलेगा कि वो सेफ़ है कि अनसेफ है. तो उसके मद्देनज़र बहुत सारा साइंटिस्ट ने बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी. स्केम्पटन, प्रांटेल, तरजागीज, मेयरहॉफ, बहुत सारी थ्योरीज मिली. ठीक है, और इन सारी थ्योरीज को में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने उसको यूटिलाइज़ किया, और हमने डायरेक्ट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस लिख सकते थे हम इनकी थ्योरी की वजह से के यूज से. उसमें से बहुत सारा इक्वेशन था, लेकिन एज पर योर सिलेबस आपका तरजागीज थ्योरम ही पढ़ना है. इट इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर इक्वेशन. इट गिव्स अ वेरी पॉपुलर इक्वेशन, बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. दूसरा, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि जो IS कोड है, हमारा जो कोड है, जो कोडल प्रोविज़न है, वो तरजागीज थ्योरी को एक्चुअली नहीं मानता है. वो मेयरहॉफ इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन फैक्टर लगा के वो उसको फॉलो करता है. तो यू कैन नोट इट डाउन कि जो IS कोड जो है वो मेयरहॉफ इक्वेशन को अपने विद सम मॉडिफिकेशन दे यूज एज द बेस थ्योरी. Now we will start the Tarjagi's theory. Tarjagi's theory of bearing capacity, मतलब for different types of foundation, different shapes. ठीक है, types means shapes. Here, जब हम Tarjagi's theorem की बात करते हैं तो आप हमेशा ध्यान दिए ये shallow foundation के लिए, it's not for the deep foundation. ये shallow foundation के लिए यह थ्योरी दी गई थी. दूसरी बात, ये थ्योरी जो है वो जनरल शेयर फेल्योर के केस में दी गई थी. मतलब जो ये ऊपर वाला केस था, फर्स्ट केस, उस केस में दी गई थी. तो वी हैव टू नाउ गो थ्रू द अजम्पशन मेड इन द तरजागीज थ्योरी. क्या क्या अजम्पशंस थे हमें पहले उनको पढ़ना होगा. उसके बाद अजम्पशंस के बाद हम डायरेक्ट जो इक्वेशंस उनके निकल के आए. एक बहुत बड़ा कैलकुलेशंस, वेरी डीप कैलकुलेशन के बाद, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद वो एक नतीजे पे उतर पाया. उन्होंने बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन दिया, और उस इक्वेशंस को हम डायरेक्ट विद सम मॉडिफिकेशन वी यूज इन आवर डिज़ाइन एंड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस ऑल्सो. सो फर्स्ट वी विल सी द अजम्पशन. क्या क्या उन्होंने अज्यूम किया था. तो द फर्स्ट अजम्पशन इज दिस इज एप्लीकेबल फॉर द शैलो फाउंडेशन ओनली. मतलब यह जो थ्योरी है, इस थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ शैलो फाउंडेशन के लिए, दैट इज इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर द डीप फाउंडेशन. यू ऑलवेज कीप, ये डीप फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नाउ दूसरा इनका जो एजम्पशन था, द बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ. जो फाउंडेशन का बेस है वो रफ है. ठीक है. तीसरा था कि द लोड इज अप्लाइड वर्टिकली विदाउट एसेंट्रिसिटी. मतलब ये अजम्पशन है. ये अजम्पशन हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारा आगे का कैलकुलेशन आराम हो सके. अगर हम एजम्पशन को नहीं लेंगे तो जो कैलकुलेशन, जो फाइनल हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो काफ़ी क्रिटिकल आता है, और उतना क्रिटिकल इक्वेशंस को हम लोग डायरेक्टली इन जनरल यूज़ नहीं करते. तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल करना स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल तब होगा जब हम
कुछ अज्यूम कर लेंगे, ऐसा मान लो और इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, ऐसा मान लो और इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। तो यही उसी तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन है वो है कि द लोड इज अप्लाइड वर्टिकली विदाउट इसेंट्रिसिटी, वर्टिकली विदाउट इसेंट्रिसिटी मतलब कि डायरेक्ट लोड जो है एकदम उनके उसके सीजी से पास कर रहा है विदाउट इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी आ गया तो उसमें डायरेक्ट लोड के साथ, डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ बियरिंग बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाएगा, जिसके कारण फिर अलग से स्ट्रेस पैरामीटर का निकालने का जरूरत पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अज्यूम कर लिया कि भैया डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, पूरा सीजी से मेन लोड का सीजी और बॉडी का सीजी एक साथ एक लाइन पे लाई कर रहा है। नाउ द फोर्थ इज सॉइल इज आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस। आइसोट्रॉपिक बोले तो कि इक्वल सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स इन एक्स डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, वाई डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, जेड डायरेक्शन एक्स वाई जेड, इन 3 डायरेक्शंस दे हैव सेम प्रॉपर्टी, दैट इज आइसोट्रॉपिक। अब now you understand. And homogeneous, homogeneous means same volume throughout, means it means कि in x direction the soil has same mix, in y direction the soil has same mix, in z direction soil has same mix. अब you understand this, you got this point that there is mere assumption, it is not practical. ये एकदम प्रैक्टिकल नहीं है कि सॉइल में एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में होमोजीनियस हो और तीनों डायरेक्शन में आइसोट्रॉपिक हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉइल हमारे राइट लेग के नीचे सॉइल का क्या प्रॉपर्टी है और लेफ्ट लेग के नीचे हमारा सॉइल का क्या प्रॉपर्टी है, वी डोंट नो, इवन गॉड नोज, वी डोंट नो। बट वी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ simplicity, to have a very simple equation, we assume that it is isotropic, it is homogeneous. It is just because we want a very simple solution. हमको एक साधारण सा solution final चाहिए, that's why we assume it, हम उसे assume कर लेते हैं. Now the fifth one is surcharge up to the base of foundation is considered. मतलब जितना base of foundation है वहाँ तक surcharge को consider करते हैं. ये surcharge क्या है, I will show you. This is the surcharge. This is up to the base of foundation is considered. मतलब यहाँ तक ये ग्राउंड लेवल से लेकर नीचे तक DF, तो ये हुआ सरचार्ज, QU इक्वल टू गामा DF, यहाँ ये वाला, इसको बोलते हैं सरचार्ज. ठीक है. और जो सिक्स्थ अजम्पशन था वो था कि सॉइल एबव द बॉटम ऑफ फाउंडेशन हैज़ नो शियर स्ट्रेंथ, इट इज़ ओनली सरचार्ज लोड अगेंस्ट द सॉइल. ये अजम्पशन है. वो बोलता है कि जो सॉइल एबव द फाउंडेशन, बेस ऑफ द फाउंडेशन, बेस ऑफ फाउंडेशन ये लेवल है, इसके ऊपर जो ये सॉइल है और ये सॉइल है, दोनों तरफ सॉइल होगा, बोलता है उसका कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं है, आप उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं. और बोलता है कि वो एक सरचार्ज की तरह, एडिशनल लोड की तरह आएगा. उसका जो इंटेंसिटी होगा, प्रेशर कितना होगा, गामा DF वही होगा, गामा इंटू उसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. बोलता है कि उसका जो शियर स्ट्रेंथ है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए. तो यहाँ पे एक्चुअली तो होता नहीं है, ये भी, इसका भी शेयर स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ होगा, कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके शेयर स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. अब नाउ द सेवंथ अजम्पशन वाज द L by B रेशियो इज इन्फिनाइट. मतलब और लेंथ और B की रेशियो, लेंथ और विड्थ की रेशियो इन्फिनाइट है, मतलब बहुत लंबी है, मतलब स्ट्रिप की तरह है, स्ट्रिप. तो ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया था, तरजागीज इक्वेशन, ये उन्होंने स्ट्रिप फाउंडेशन की तरह थे. पट्टी, स्ट्रिप मतलब क्या था, पट्टी टाइप का पट्टी नुमा फाउंडेशन था. उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया था. L by B रेशियो इज इन्फिनाइट. वही इस चीज़ को बताता है कि बहुत बड़ा लंबा है, विड्थ के कंपैरिजन में लंबाई बहुत ज़्यादा है. नाउ यू सी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मेटिकुलस चीज़ है. सी, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस GL इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस DF इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. मतलब फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू दिस लेवल देयर इज फाउंडेशन डेप्थ. नाउ यू सी, वी हैव मेड अजम्पशन कि जो बेस के ऊपर जो सॉइल है उसका जीरो शियर स्ट्रेंथ है, खाली उसका सरचार्ज का वैल्यू हम लोग लेंगे. तो हम लोग ने सॉइल को हटा दिया, यहाँ वाले सॉइल को भी हटा दिया और इस वाले सॉइल को भी हटा दिया, और उस सॉइल को हटा के सिर्फ उसका सरचार्ज ले लिया. क्या लिया, QU इज इक्वल टू गामा DF, QU इज इक्वल टू गामा DF. अब देखिए,
जो सॉइल का जो शियर फेल्योर होता है, तरजागी इक्वेशन से तरजागी सर ने उसको अलग अलग इन्वेलप में बांधा, किस तरह से सॉइल फेल हो रहा है, अलग अलग जोन में, उनको उन्होंने जोन बोला, उन्होंने अलग अलग जोन में बांटा। एक जोन देखिए जो जस्ट लोड के नीचे, मतलब फाउंडेशन के नीचे एक जो नीचे दिख रहा है उसको बोलते हैं जोन 1। जोन 1 के बगल में दोनों तरफ है जोन 2, और जोन 2 के एडजेसेंट में सबसे आप देखिए और ये जो अलग जोन है इसका अलग अलग नाम है, इसका अलग अलग नाम है। जो जोन 1 है वो होता है इट इज़ इलास्टिक जोन, मतलब ये इलास्टिक मटेरियल मीडियम की तरह काम करता है, स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रोपोर्शनल होता है। जोन 2 जो होता है उसको बोलते हैं रेडियल शियर जोन, रेडियल शियर जोन, ये वाला जोन 2, ये दोनों जोन 2 है। जोन 2 रेडियल शियर जोन बोलते हैं क्योंकि जो ये जो इन्वेलप बनता है, ये जो सरफेस इसका बन रहा है, क्लेई सॉइल में ये सर्कुलर होता है, और सीफा सॉइल मतलब सिल्टी सॉइल में ये लॉग स्पाइरल शेप का होता है ये, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल शियर जोन, जोन 2 को। और जो ये जोन 3 है जो सबसे लास्ट वाला है, आई एम मूविंग माई कर्सर सी, इसको बोलते हैं लीनियर शियर जोन, ये लीनियर, ये वाला लीनियर शियर जोन, ये स्ट्रेट लाइन होता है, या इसको बोलते हैं रंकाइन पेसिव जोन, या इसको बोलते हैं रंकाइन पेसिव जोन, ये स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरह से जोन का क्लासिफिकेशन हुआ है। ये सारे जोन जो हैं एक साथ कंबाइंड मिल के हमारा जो लोड आता है, जो शियर आता है, उसको लेता है, क्षमता लेता है। इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रिप फाउंडेशन को जनरलाइज करके दिखाया था। ये ग्राउंड लेवल थी, ये बी उसकी बेस ऑफ फाउंडेशन थी, ये जो डी एफ है, डी एफ ये है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डी एफ। और इस फाउंडेशन को उन्होंने बोला कि ये स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए इन जनरल इक्वेशन दिया। तो उन्होंने जो स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए जनरल इक्वेशन दिया उसको हम लोग कहते हैं क्यू अल्टीमेट। क्यू अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट बेयरिंग इक्वेशन जो दिया उन्हें, क्यू यू, इसको क्यू अल्टीमेट कहते हैं। उन्होंने बोला क्यू अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। मतलब कि जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी थी स्ट्रिप फुटिंग के केस में, उसका इक्वेशन ये आ रहा था। अब कौन सा क्या क्या चीज़ है आप समझिए। सी जो है ये है वैल्यू ऑफ कोहेजन, कोहेजन की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो या न्यूटन पर एम स्क्वायर में हो, वो सी, ठीक है। गामा जो है ये है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब ये कौन सा होगा, ये एक्चुअल यूनिट वेट होगा, ठीक है, जो एक्चुअली यूनिट वेट लग रहा है। अगर ये सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड, सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड, ठीक है। जो गामा है, गामा, तो ये यहाँ पे हर जगह हम लोगों को एक्चुअली हम लोग गामा सिर्फ लिख दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आगे में वी विल सी दिस गामा इज़ अ पैरामीटर ऑफ वाटर टेबल। पानी का सतह पे यूनिट वेट डिपेंड करता है, आपको भी पता है। तो पानी जिस तरह से रहेगा, पानी का जो भी पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से गामा की वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। डी एफ है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, ओके। बी है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, बॉटम विड्थ। और जो ये कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स आपको दिख रही हैं कौन कौन सी, वो एन सी, एन क्यू और एन गामा, इसको बोलते हैं आप लोग शेप, एस एच ए पी ई, शेप फैक्टर्स, इसको बोलते हैं आप शेप फैक्टर्स, विच डिपेंड्स प्योरली अपॉन द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, वो फाई पे डिपेंड करता है। तो एन सी, एन क्यू और एन फाई का अलग अलग फार्मूला है, एक एम्पेरिकल फार्मूला है जो डिपेंड करता है उसके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे। आप इसके अलग अलग फार्मूलाज लिख सकते हैं। तो ये जो एन सी, एन क्यू और एन फाई किस पर डिपेंड करेगा, सॉइल और उसके फाई पे, कि कोई भी फाई के वैल्यू करस्पॉन्डिंग उसका अलग अलग एन सी, एन क्यू और एन फाई का वैल्यू होगा। और जब ये होगा तो आप आराम से सारे डेटाज को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। दिस इज़ द
case of strip foundation or strip footing. Now you see, ये जो strip footing है, तो is it possible that there will always be strip footing? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो strip footing ही होगा. तो तरजागीज इक्वेशंस कहा कि it's not necessary that there will be always a strip footing. There can be different types of footing. So for different types of footing उन्होंने एक मॉडिफाई इक्वेशन दिया अलग अलग फुटिंग के लिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसी इक्वेशंस में, कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स को चेंज कर दिया अलग अलग फुटिंग के शेप के हिसाब से. ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ तरजागीज फॉर डिफरेंट फुटिंग सच एज सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल. ओके, coming on the next page, this is the modified equation. Now you see in this PDF थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहाँ पे 1.2 के जगह 1.3 होना चाहिए था, थोड़ी सी एरर हो गई है लिखने में. सो वी आर गोइंग टू कैंसल दिस पेज. ध्यान रखिएगा इस पेज, ये एक्चुअली गलत पेज है. आई एम शोइंग यू द राइट पेज. दिस इज द राइट पेज. सी, दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन. नाउ तरजागीज ने जो कहा था कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो उन्होंने इक्वेशन दिया था, अब जो स्क्वायर फुटिंग के लिए इक्वेशन हो गया, Q अल्टीमेट इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.4 गामा BN गामा. बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज किया हुआ है. 1.3 इस CNC के साथ लग गया है आगे, और यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के जगह 0.5 था, स्क्वायर में 0.4 हो गया. समझ में आ गया? दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर द स्क्वायर, क्योंकि शेप अब स्ट्रिप के जगह स्क्वायर हो गया है. तो नेक्स्ट वन इज सर्कुलर. अब जब स्क्वायर के जगह सर्कुलर हो जाता तो जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन था वो क्या हो जाता, 1.3 CNC गामा DF NQ प्लस 0.3 गामा DN गामा BN गामा. ये B जो है, अब सर्कुलर के केस में क्या होगा, B जो है उसका डायमीटर होगा, B जो है उसका डायमीटर होगा. तो हमेशा याद रखिए 1.3 CNC गामा DF NQ प्लस 0.3 गामा BN गामा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस ऑलवेज. ओके, नाउ रेक्टेंगल के लिए इक्वेशन देखिए. रेक्टेंगल के लिए इक्वेशन है QU इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 B/L, क्योंकि अब उसमें B और L दोनों का अलग अलग रेशियो होगा. तो 1 प्लस 0.3 B/L CNC प्लस गामा DF NQ, ये कांस्टेंट है हर जगह, और यहाँ पे हाफ इंटू ब्रैकेट पे 1 माइनस 0.2 B/L गामा BN गामा. ओके, तो यू हैव टू कीप दीज इक्वेशंस, स्ट्रिप फुटिंग का इक्वेशन प्लस ये तीनों इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन अलग है स्ट्रिप के लिए, आपको तीनों इक्वेशंस के वैल्यू फार्मूलाज याद रखने होंगे. तो यू हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज दीज 4 इक्वेशंस. नाउ हमने आपको बता कर रखा था पहले ही से कि जो NC है, NQ है और N गामा है वो सेफ फैक्टर है, जो कि फंक्शन है इंटरनल फ्रिक्शन का. वो किसका फंक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन का. नाउ यू सी, जो नेट अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर है जो QNU है, आपको पता था Q अल्टीमेट माइनस गामा DF था, मतलब Q अल्टीमेट में गामा DF माइनस का देते तो आ जाता. ठीक है, और जो नेट सेफ बियरिंग हमको निकालना होता तो वो क्या था, नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मतलब इस इक्वेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर दीजिए तो आपका नेट सेफ आ जाता. और जो Q सेफ था वो क्या था, नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF. मतलब नेट अल्टीमेट इक्वेशंस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देते प्लस गामा DF को जोड़ देते तो ये क्या आपको दे देता, Q सेफ बियरिंग कैपेसिटी, Q सेफ बियरिंग कैपेसिटी. तो ये जो तरजागीज के इक्वेशंस थे, आप ये सारे इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिए. जो एरर था आपके स्लाइड में 1.2 नहीं होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए था दोनों जगह, और यहाँ पे भी 1.3 होना चाहिए था, 0.3 होना चाहिए था. तो उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए. प्लस जो NC NQ N5 ये सेफ फैक्टर है जो फंक्शन है इंटरनल फ्रिक्शन के. बाकी आपको ये सारा इक्वेशन आराम से निकल जाएगा.
क्यू अल्टीमेट आपको निकल गया, बाकी क्यू नेट अल्टीमेट, क्यू नेट सेफ और क्यू सेफ आपका इस इक्वेशन से निकल जाएगा। नाउ यू सी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है प्योर क्ले का। प्योर क्ले जो है उस केस में हमने आपको शेयर स्ट्रेंथ में भी बताया, तो जो प्योर क्ले में फाई का वैल्यू 0 हो जाता है तो जो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का ग्राफ होता है उसके पैरेलल हो जाता था, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू 0 हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि हमने आपको बताया कि एन सी एन क्यू और एन फाई जो है वो फंक्शन है फाई का, वो फाई पे के वैल्यू पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो फाई के वैल्यू 0 होने पे एन सी का वैल्यू हो जाता है 5.7, मतलब फाई = 0 डिग्री जब पुट करेंगे आप उन अलग अलग फार्मूलाज में, एन सी एन क्यू और एन फाई के फार्मूला, एन गामा के फार्मूलाज में, तो एन सी का वैल्यू हो जाता है 5.7, एन क्यू का वैल्यू हो जाता है 1 और एन गामा का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, इसका मतलब आप क्यू अल्टीमेट अगर लिखते स्ट्रिप फुटिंग के केस में तो क्या हो जाता, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा एन गामा, तो लास्ट वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि एन गामा चला गया। अब तो आपका टर्म्स क्या है, एन सी का वैल्यू रख दिया 5.7 सी प्लस गामा डी एफ। तो ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है क्ले के केस में। तो देखिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्ले के केस में जो है वो उसके विड्थ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाला टर्म 0 हो गया। जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखे थे सी, ये वाला टर्म में एन गामा 0 हो गया तो ये वाला टर्म का वैल्यू गया, तो बी का वैल्यू आया नहीं। तो इस इक्वेशन में आप देखिए, तो वही आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स विड्थ, मतलब वो उसके विड्थ पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ तक आपने देख लिया। अब नाउ यू सी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब मान लीजिए यही प्योर के क्ले के केस में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो क्या था, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी था क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ। तो क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ अगर करेंगे तो गामा डी एफ माइनस गामा डी एफ कट गया, गामा डी एफ दोनों, तो सिर्फ पता चलता है 5.7 सी। मतलब कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है इन द केस ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल वो ना ही उसके विड्थ पे डिपेंड कर रहा है और ना ही उसके डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके साइज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके कोहेजन के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इन द प्रिसाइजली इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will study the effect of water table, कि वाटर टेबल अलग अलग लेवल पे होने से कैसे बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन को, जो हमने अभी ऊपर वाले इक्वेशंस को देखे, उसको कैसे वो चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। प्लस उसके बाद जो टेस्ट हैं, 2 टेस्ट प्रोमिनेंट टेस्ट हैं हमारे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड प्लेट फ्लो टेस्ट, वी विल आल्सो सी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। तब तक के लिए आप लोग को जहाँ तक बताया है आप अच्छे से नोट्स देख लीजिए, जो स्लाइड में एक जगह एरर था आप उसको चेंज कर लीजिए और अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए, अपने बुक का यूज़ कीजिए, NPTEL लेक्चर का यूज़ कीजिए। आई हैव शेयर्ड द स्लाइड फ्रॉम स्लाइड शेयर ऑल्सो, उसका यूज कीजिए एंड कीप स्टडिंग। वेरी सून वी विल मीट अगेन फॉर द जियोटेक लेक्चर, इसी यूनिट के अगले पार्ट पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।